नमस्कार। ज्ञानदीप विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वाली क्लासों के अंदर अध्याय 2 भारतीय इतिहास की स्वर्णिम पृष्ठ की शुरुआत की थी, जिसकी 3 क्लासें हो चुकी है। आगे क्रम हम आगे बढ़ते हुए अब तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया है, बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया है, अशोक के बारे में भी पढ़ लिया। इस प्रकार से जो राजनीतिक इतिहास था आपकी किताब में आया हुआ वो पूरा हो चुका है। अब किताब के अनुसार मौर्य प्रशासन का छोटा सा पार्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, करीब आधे घंटे में उसे यह पहले खत्म हो जाएगा। वैसे तो मौर्य प्रशासन बहुत विस्तार रूप में है, लेकिन किताब के अंदर बहुत ही छोटे रूप में आया हुआ है। तो जिस प्रकार से किताब में आया हुआ है उसको क्रमबद्ध तरीके से हम देख करके मौर्य प्रशासन और मौर्य का राजनीतिक इतिहास खत्म करेंगे। तो अभी देखते हैं हम मौर्य प्रशासन। शासन का मतलब होता है जो सर्वोच्च राजा होता है वो अपने साथ में जिन अधिकारियों, अमात्यों, पुरोहितों, ठीक है, राजकुमारों के सहयोग से संपूर्ण जो साम्राज्य होता है वो साम्राज्य को किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से शासित करता है। क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य होता है, अकेला आदमी कभी भी उसको पूरी देखरेख नहीं कर सकता। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से सरकार के अंदर जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों के नीचे फिर सेक्रेटरी, सचिव होते हैं, ठीक है, उसके नीचे निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं। इस प्रकार से कड़ी जुड़ी हुई होती है, केंद्र से लेकर के हेड ग्रामीण स्तर। तो मौर्य प्रशासन में पहली बार इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हमको कड़ी से कड़ी रूप में जुड़ी हुई मिलती है, इसलिए ये पहली राजनीतिक व्यवस्था थी। इसके बारे में थोड़ा देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम केंद्र से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में केंद्र क्या बोला जाता था? साम्राज्य बोला जाता। क्या बोला जाता भाई? साम्राज्य। मतलब जो राजा का साम्राज्य होता था वही केंद्र होता था। तो मौर्य काल में जो साम्राज्य का केंद्र था वो आप सबको पता ही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मगध साम्राज्य का नाम था और उसका केंद्र जो था पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र है जो साम्राज्य का केंद्र था। तो वर्तमान में पटना के आसपास वाला जितना भी क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र बनता था गंगा नदी के किनारे। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर आपके राजा। साम्राज्य का सबसे सर्वोच्च जो प्रमुख होता था वो राजा ही होता था, वही देखरेख करता था, या सम्राट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, राजा। प्रशासन के अंदर राजा की क्या भूमिका थी? तो यही सर्वोच्च जो होता था प्रशासन का, चाहे न्याय के मामले में हो या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के मामले में हो, पुरोहित की नियुक्ति के मामले में हो, या प्रांत के अंदर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी है तो राजा ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था, ठीक। अब इसके साथ में राजा के सहयोग के लिए कौन होते हैं? तो राजा के सहयोग के लिए सबसे पहले जिस प्रकार से अपने यहाँ पर आजकल मंत्री परिषद होता है कि नहीं होता है? मंत्री परिषद, उस टाइम में भी मंत्री परिषद हुआ। हम देखते हैं कि बिंदुसार के शासन काल में 500 लोगों को सदस्यों का है जो मंत्री परिषद हमको मिलता है। हल्ला तक उसका प्रमुख होता है। तो इस प्रकार से विस्तृत रूप में मंत्री परिषद हुआ करता था। अब इसी मंत्री परिषद की एक और उच्च इकाई हुई करती थी, ठीक है। उच्च इकाई के अंदर क्या आता था भाई? मंत्रिण बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मंत्रिण, ठीक है। ये जो आज के अपने कैबिनेट मंत्री होते हैं कि नहीं होते हैं? उनके समकक्ष हुआ करते थे। कैबिनेट मंत्रियों के समकक्ष हुआ करते थे, जो इन्हीं मंत्री परिषद में से इनको चुना जाता था, जिसके अंदर आप देख लो कि कौन कौन से लोग आते थे। जैसे राजा तो प्रमुख होता ही था, उसके बाद में पुरोहित, ठीक है, पुरोहित के बाद में आपके आर्यपुत्र, फिर आता था सन्निधाता। इस प्रकार से जो ये प्रमुख व्यक्ति होते थे शासन के अंदर, सन्निधाता, सेनापति, जिसके ऊपर संपूर्ण शासन की भागडोर होती थी,
वो इस मंत्रिणी के अंदर राजा का किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के अंदर मंत्रिणी के लोग सहयोग करते थे। और मंत्री परिषद सलाह मशवरा करने के लिए ये अमात्य बोला जाता था इनको, और अमात्यों के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, ये उच्च श्रेणी के अमात्य होते थे, ये अमात्य सामान्य अमात्य होते थे। तो इस प्रकार से हम देख लिया, राजा के बारे में देख लिया, मंत्री परिषद के बारे में देख लिया। मंत्री परिषद के समान ही एक मंत्री नाम की है जो छोटी प्रकाश की गई होती थी, जो राजा के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अंदर सहयोग करते। तो हम साइड में लिखते चलेंगे जिस चीज के बारे में हमने देख लिया। सबसे पहले हो गया राजा, राजा के बारे में मैं आपको बता दिया। उसके बाद में हो गया मंत्री, मंत्री परिषद, और इसके अंदर ही मंत्री, ठीक है, जो उच्च श्रेणी के होते थे। अब इसके बाद में क्या आता है, अधिकारी। ठीक है, अब अधिकारी कौन कौन से हैं? जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर है, जो 18 अधिकारियों का उल्लेख किया है। ठीक है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? तीर्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, 18 विभाग थे, 18 विभागों में जो 18 लोग नियुक्त किए जाते थे। ये केंद्र सरकार के अंदर जो साम्राज्य होता था, साम्राज्य के नियंत्रण में सारे 18 तीर्थ काम करते थे। जैसे मैंने आपने बताया था, पुरोहित, शनिदाता, समाहर्ता, सेनापति, ये सारे 18 तीर्थों के अंदर होते थे। ये अधिकारी कहे जाते थे। ठीक है, उसके बाद में 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया। किसका भाई? 26 अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष का क्या कार्य होता था? जैसे प्रांतों के अंदर या इन्हीं 18 तीर्थों के अंदर या मंत्रियों के अंतर्गत ये लोग 26 लोग हैं जो रहकर के कार्य करते थे। स्वतंत्र प्रभार इनके पास में नहीं था। जैसे व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, ठीक है, और भी जो विकास संबंधित कार्य हो गए, मुद्रा निर्माण के लिए जो होता है उसके अंदर ये लोग कार्य करते थे। तो 18 तीर्थ हो गए और 26 अध्यक्ष हो गए। अब इन लोगों की भर्ती के लिए आज भी किसी प्रकार के अधिकारी की भर्ती करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा होती है कि नहीं होती? चाहे आईएएस की हो, आरएस की हो, चाहे क्लर्क की हो, सबके लिए प्रतियोगी परीक्षा होती है। तो इनके लिए भी एक प्रतियोगी परीक्षा होती थी, जिसको हम क्या कहते थे भाई? उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण, उपदा परीक्षण के नाम से इसको जाना जाता था। ये उस टाइम की प्रतियोगी परीक्षा के नाम से जानी जाती थी, जिन लोगों को कठोर परीक्षा पास करने के बाद इनमें भर्ती किया जाता था। इतनी आसानी से इनको भर्ती नहीं मिलती। ठीक है, अधिकारी हो गए। अधिकारी के बाद में अब हम क्या देखते हैं? नगर प्रशासन देखते हैं। ठीक है, राजा हो गया, मंत्री परिषद हो गया, अधिकारी हो गया, अब है नगर प्रशासन। नगर जिस प्रकार से बड़े बड़े जो नगर होते थे, उन नगरों में किस प्रकार का है जो प्रशासन चलता था। तो देखो, नगरों के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी हम कौन प्राप्त करवाता है? मैगस्थनीज जो आया था, विदेशी राजदूत, वो हमको नगरों के बारे में जानकारी देता। तो सबसे पहले मैगस्थनीज का नाम को लिखना जरूरी है। मैगस्थनीज नगरों के बारे में जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है नगरों के बारे में? तो उसने कहा कि नगरों के अंदर है जो 6 विभाग बने हुए, कितने? कुल 6 विभाग बने हुए। ठीक है, नगर प्रशासन, इसको हम 6 विभागों के अंदर बांट देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 6 विभागों के अंदर बताता है ये कि प्रत्येक विभाग के अंदर 5 सदस्य। कितने सदस्य? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इन सब में अगर 5 सदस्य होंगे तो टोटल कितने हो गए भाई? 30 लोग। तो नगर का प्रशासन है जो कितने लोग संभालते थे? 30 लोगों के नियंत्रण में है जो नगर का प्रशासन होता है। इस नगर के प्रशासन करने वालों को मैगस्थनीज ने क्या नाम से पुकारा है भाई? एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमी नाम का जो
व्यक्ति था, वो है जो नगर का प्रशासन देखता था। तो टोटल कुल कितने एस्ट्रोनॉमी हो गए? 30 एस्ट्रोनॉमी है जो नगर का प्रशासन देखते थे। अब इन विभागों का नाम क्या था वो देख लेते हैं एक बार। तो विभागों के नाम में सबसे पहले जो विभाग आता है आपके उद्योग और शिल्प। सबसे पहला विभाग कौन सा था? उद्योग व शिल्प से संबंधित जो विभाग था उसके अंदर 5 लोग हैं जो इनसे संबंधित कामकाज देखते थे। फिर है विदेश। विदेश मतलब जो विदेश से व्यक्ति आया है, व्यापारी आया है, वो किस उद्देश्य से यहाँ आया है, किस वस्तु के व्यापार के लिए आया है, उसकी तबीयत कैसी है, वो बीमार तो नहीं पड़ गया, अगर उसकी मृत्यु हो गई है उसका अंतिम संस्कार किया जाना है, जिस देश से वो आया है उस देश तक इसकी सूचना पहुंचानी। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा विभाग विदेश संबंधी था। तीसरा था जनगणना। जनगणना में क्या होता था कि मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते थे, लोगों की काउंटिंग की जाती थी कि कितनी संख्या के अंदर राज्य के अंदर लोग रहते हैं, कितनी संख्या में लोग व्यापार करते हैं, कितनी संख्या में लोग सेना के अंदर है, ये सारी जानकारी इसके अंदर रखी जाती है। उसके बाद में जो उद्योग हो गया, विदेश हो गया, जनगणना हो गया, उसके बाद में आप देखते हैं कि व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक है, वाणिज्य व व्यापार। वाणिज्य व्यापार से राज्य के अंदर कितना व्यापार हो रहा है, कितना वाणिज्य से फायदा हो रहा है, कितने लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, इन चीजों के बारे में जानकारी रखी जाती थी। चौथे नंबर विभाग में पांचवा विभाग कौन सा था? पांचवा विभाग आपके बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की कितनी शुद्धता है, मिलावट की जांच करता, मिलावट या शुद्धता की जांच करता था कि कोई लोगों ने मिलावट करके तो कोई वस्तु नहीं बेच रहे हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस समय की बात कर रहा हूं। ठीक है, लगभग 300 ईसा पूर्व के लगभग, आज से करीब 300-400 साल पहले, उस टाइम में भी इतनी व्यवस्थित रूप से है जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी। सबसे आखिरी है मिलावट हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया, और इसके अंदर आता है चुंगी। चुंगी या कर से संबंधित जो जानकारी होती थी, जो माल राज्य के अंदर आता था, बाहर जाता था, उन सब चीजों की जानकारी। 5 विभाग हो गए, 6 विभाग। 6 विभाग कौन से? उद्योग शिल्प, विदेश, जनगणना, वाणिज्य व व्यापार, मिलावट, चुंगी व कर। इन सभी विभागों में 5-5 लोग काम करते, इसमें भी 5-5-5-5 सब मिलाकर 30 लोग हैं जो नगर प्रशासन को देखते थे, और उससे लोगों को एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इसके समानांतर एक और शब्द का वो प्रयोग करता है मैगजीन एग्रोनॉमी, जिसका नाम क्या है? एग्रोनॉमी क्या कार्य करता था? जो सड़क निर्माण से संबंधित सार्वजनिक निर्माण होता था उससे संबंधित देखने का कार्य करता था। ऐसा पूछा जा सकता है, एस्ट्रोनॉमी एग्रोनॉमी बहुत कम फर्क है, यहाँ पर दोनों शब्दों के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये आपका नगर प्रबंधन हो गया। ठीक है, नगर प्रबंधन के बाद में देखते हैं सेना प्रबंधन। सेना के अंदर भी है एक बात यहाँ, और नगर प्रबंधन के अंदर जो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था, जैसे आजकल महापौर होता है, महापौर के समकक्ष जिसको नागरिक कहा जाता है। ठीक है, नागरिक, ये चाणक्य ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, जो नगर का प्रमुख होता था उसको नागरिक के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से चाणक्य में और मैगजीन में है जो नगर प्रशासन इस प्रकार से प्रबंधन होता था। बड़े बड़े नगर थे, जैसे मगध साम्राज्य था, पाटलिपुत्र बड़ा नगर हो गया। अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 भागों में बांट रखा था। उन्हें 5 राज्यों के अंदर, 5 राज्यों में बड़े बड़े नगर जैसे उज्जैनी हो गया, ठीक है, अवंती हो गया, कलिंग हो गया, इस प्रकार से जो भी बड़े बड़े नगर थे, तक्षशिला, उनके अंदर ये नगर प्रशासन चलता था। अब विस्तार पूर्वक इसके उल्लेख किया, नगर प्रशासन हो गया। इसके बाद में देखते हैं सेना प्रबंधन। सेना प्रबंधन या सेना प्रशासन। तो सेना का प्रशासन किस प्रकार से था? तो यहीं पर मैगजीन थी, हाँ भाई, मैगजीन वही जो नगर प्रशासन में उसने व्यवस्था बताई थी, वो की वो व्यवस्था वो क्या सेना में भी बताता है कि सेना को भी 6 विभागों में है जो विभक्त किया गया था। ठीक है,
तो 6 विभाग कौन कौन से थे सेना के? देखो सबसे पहले आ गया पैदल, कौन सी सेना भाई? पैदल सेना। फिर है अश्व सेना, अश्व मतलब घोड़ों पर चलने वाली सेना, ठीक है। फिर है गज सेना, हाथी पर चलने वाली सेना। उसके बाद में आ गया रथ सेना। रथ सेना के बाद में किसकी बात करता है? नौसेना की बात करता है। नौसेना मतलब जो जल में चलने वाली सेना थी उसको नौसेना कहा जाता है, ठीक है। उसके आखिर में जो आता है यातायात या सेना प्रबंध। समझो इस प्रकार से पैदल एक विभाग बना दिया कि जो पैदल सैनिक चलेंगे इस विभाग में वो जाकर के सीधा संपर्क करेंगे। तो पैदल सैनिकों का अलग विभाग हो गया। घोड़ों से संबंधित, घोड़ों की देखरेख, घोड़ों की बीमारी नहीं हो किसी प्रकार की, ठीक है। कोई जो घोड़ा बूढ़ा हो गया उसको सेना से पार करना, इस प्रकार का काम ये विभाग देखता था। फिर गज सेना हो गया था, ज्यादा से ज्यादा हाथियों को है जो सेना के अंदर शामिल करना। रथ सेना, रथ की देखरेख करना, रथ में किसी प्रकार का जो उसका टायर वगैरह वो खराब नहीं हो जाए, युद्ध के अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं हो जाए। नौसेना जो जल में चलने वाली सेना थी उस सेना का देखरेख करना। यातायात और सेना प्रबंधन, जैसे कि जब सेना का प्रबंधन होता था, यातायात मतलब एक जगह दूसरी जगह युद्ध करने के लिए हम जाते थे कि नहीं जाते थे, तो जो सेना के साथ साथ सजा का सामान हो गया, सेना के साथ में खाना पीने का सामान लेकर के जाना, ठीक है। किसी प्रकार के अगर सैनिक को समस्या हो या बीमार हो जाए उस प्रकार चिकित्सा प्रबंधन भी साथ करके चलना। जो सेना प्रबंधन और यातायात संबंधित काम ये विभाग देखता था। तो इसमें भी वही कि वो विधि थे, एक विभाग के अंदर 5-5 सदस्य हुआ करते थे। तो कहीं न कहीं मैगस्थनीज का जो विभाजन था वो यूनान से प्रेरित विभाजन देखा जाता है, क्योंकि जो हेरोडोटस इतिहास का जिसे हम पिता कहते हैं उसने भी यूनान के अंदर इसी प्रकार का विभाजन किया था। इसके साथ में अब देखो चाणक्य, चाणक्य सेना कितने भागों में बांटता है? क्या ये भी इसी तरह 4 विभागों के अंदर बांटता है? बिल्कुल, चाणक्य है जो कितने भागों में बांटता है? 4 भागों, कितने? चतुर्थ विभाग के अंदर वो इसका विभाजन करता है, ठीक है। चाणक्य से 4 याद रख लेना। तो कौन कौन सा? सबसे पहले यही पैदल सेना, 1-2 हो गया अश्व सेना, ठीक है, और 3 हो गया हस्ती सेना। वो गज कहता है, ये इसको हस्ती कहता है, हस्ती या हाथी सेना, ठीक है। उसके बाद में रथ, ये रथ सेना। 4 हो गए, 4 से ज्यादा चाणक्य की जो 9 सेना और यातायात के बारे में चाणक्य उल्लेख नहीं करता। ये आपका सेना प्रबंधन हो गया। ठीक है, सेना प्रबंधन के बाद हम क्या देखेंगे भाई? न्याय व्यवस्था, ठीक है। किस प्रकार से न्यायालय का निर्माण किया जाता था, न्याय प्रबंधन किस प्रकार से था वो देखते हैं। जो न्यायालय है सब जगह थे, प्रांत के अंदर भी थे, जनपद के अंदर भी थे, ग्रामों के अंदर भी न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायालय को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? ये जो न्यायालय व्यवस्था इसका उल्लेख चाणक्य करता है, मैगस्थनीज इसके बारे में कुछ जानकारी हमको नहीं देता। ये विभाजन किसका है? चाणक्य का है, ठीक है। तो क्या कौन कौन से? चाणक्य का न्याय विभाग, न्याय विभाग 2 भागों में बांट दिया जाता था। न्यायालय 2 भागों में कौन से? एक तो क्या था? एक का नाम था आपके धर्म स्थायी, ठीक है, धर्म स्थायी न्यायालय, और दूसरा था कंटक शोधन। कंटक शोधन न्याय,
तो ये कौन से मामले देखता था? ये देखता था भाई आपके दीवानी मामले। दीवानी मामले मतलब जो सामान्य अपराध से संबंधित हो, किसी ने किसी की वस्तु पर अधिकार कर लिया, किसी ने गाली गलौज कर दिया है, किसी ने किसी के सामान को तोड़ दिया है, या किसी प्रकार की मारपीट कर ली है, जमीन से संबंधित विवाद हो गया है, इस प्रकार का विभाजन था वो दीवानी के अंदर देखा जाता था, जिसको आजकल हम सिविल कोड के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आता है फौजदारी। आज भी न्यायालय है जो इन दो भागों में बांटा। दीवानी के अंदर जो होता है उसको जज कहते हैं, फौजदारी के अंदर जो होता है उसको मजिस्ट्रेट कहते हैं। इसका काम सजा देने का होता है, इसका काम न्याय करने का होता है। कंटेक्ट शोधन मतलब जो राज्य के प्रशासन के अंदर कांटे हैं उनका शोधन करना, उनको हटाना, ये कंटेक्ट शोधन शब्द का मतलब होता है। तो धर्म स्थायी कंटेक्ट शोधन हो गया, दीवानी और फौजदारी संबंधित मामले देखे जाते थे। उसके बाद में इसके अंदर जो न्यायाधीश होता था उसको किस नाम से जाना जाता था भाई? उसको व्यवहारिक नाम से जाना जाता था, या व्यवहारिक, ठीक है। और इसके अंदर जो न्यायाधीश होता था उसको प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता था, ठीक है, प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर व्यवहारिक नाम से इनको जाना जाता था। तो ये आपका न्याय विभाग हो गया, ठीक है। न्याय विभाग के बाद हम देखते हैं कौन सा है। न्याय विभाग के बाद में आता है आपके राजा हो गया, मंत्री परिषद हो गया, अधिकारी हो गया, नगर हो गया, सेना हो गया, न्याय हो गया। अब है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर क्या जाता है कि गुप्तचरों को राज्य की आंख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राज्य की आंख कहा जाता था। आंख क्यों कहा जाता था भाई इनको? क्योंकि ये है जो छुपे हुए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में राजा को जो गुप्त सूचनाएं होती थी ला करके देते थे कि राजा के बारे में जनता क्या सोचती है, कोई अधिकारी है जो घोटाला तो नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, राजा से जनता संतुष्ट है कि नहीं, इस प्रकार की बातें आगे कौन बताता था? गुप्तचर बताता था। ये कई प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया है चाणक्य ने। सबसे राज्य को मजबूत बनाने के लिए बहुत कारगर व्यवस्था होती थी गुप्तचर व्यवस्था। इसके अंदर विद्यार्थी के वेश में भी गुप्तचर रहता था, साधु के वेश में गुप्तचर, ठीक है, स्त्री के वेश में गुप्तचर, भिखारी के वेश में गुप्तचर। तो कई सारे गुप्तचरों का उल्लेख है जो चाणक्य ने किया। गुप्तचर के बाद में देखते हैं राजस्व व्यवस्था। कौन सी? राजस्व। ये सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है क्योंकि किसी भी राज्य को चलाने के लिए राज्य का राजस्व प्राप्त करना एक बहुत ही जरूरी था। बिना राजस्व के है जो राज्य का संचालन करना मुश्किल कार्य है। तो राजस्व के जो प्रमुख अधिकारियों के नाम देखेंगे, हम ज्यादा विस्तारपूर्वक इसमें नहीं जाएंगे, कितना राजस्व आता था, क्या आता था। तो दो अधिकारी होते थे। राजस्व एकत्रित करने का जो कार्य करता था वो कौन करता था भाई? समाहर्ता नाम का अधिकारी है जो राजस्व एकत्रित करता था। उस राजस्व को व्यवस्थित कोष के अंदर रखना, ठीक है, देखभाल करना, वो कार्य है जो सनिधाता नाम का अधिकारी करता था। तो समाहर्ता का राजस्व एकत्रित करना, और इसको हम वर्तमान में जो कोषाध्यक्ष होता है, कोष का प्रमुख, ठीक है, वो भी कोषाध्यक्ष भी इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपके राजस्व व्यवस्था, ठीक है। राजस्व व्यवस्था के बाद में फिर आपको हो जाएगा जन उपयोगी कार्य। कौन से? जन उपयोगी कार्य तो महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बाद ले लेते हैं, जितनी ज्यादा लंबा हो जाएगा। प्रांत प्रशासन। कौन सा भाई? प्रांत प्रशासन के अंदर क्या होता था? अशोक के समय हमको 5 प्रांत है जो देखने को मिलते हैं। 5 प्रांत कौन कौन से थे? तो उसके अंदर देखो आप, सबसे पहला है जो उत्तरापथ। कौन सा? उत्तरापथ, ठीक है। दो में आता है आपके दक्षिणापथ। दक्षिणापथ हो गया। उसके बाद में आता है 3 में मध्य देश।
मध्य देश के बाद में अवंती, सॉरी अवंती नहीं, यहाँ पर हाँ अवंती होगा, मध्य देश हो गया अवंती। और अवंती के बाद में आता है आपके कलिंग, जो अशोक ने विजिट किया था कि नहीं किया था क्षेत्र, उसको हम कलिंग बोलते हैं। उत्तरापद की राजधानी देखते हैं तक्षशिला, दक्षिणापद की राजधानी है जो सुवर्णगिरी, और मध्य देश की राजधानी जो प्रमुख साम्राज्य केंद्र था वही उसको ही मध्य देश बोला जाता था, पाटलिपुत्र। और अवंती की राजधानी है जो उज्जैनी या उज्जैनी। ठीक है, और कलिंग की राजधानी थी तो तोसी। ये 5 प्रांत मिलते हैं, 5 प्रांतों में अलग अलग प्रकार की है जो शासन व्यवस्था थी, किस प्रकार से वहां का प्रशासन देखा जाता था। तो यहाँ पर आर्यपुत्र को नियुक्त किया जाता था, एक अमात्य आर्यपुत्र, या हम उसको राज्यपाल बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादातर उसको आर्यपुत्र बोला जाता था। जो राज्य परिवार से संबंधित कोई व्यक्ति होता था या उच्च श्रेणी का अमात्य होता था उसको भी यहाँ नियुक्त कर दिया जाता था। तो ये लोग हैं जो राजा के निर्देशों पर काम करते थे। राजा समय समय पर इन प्रदेशों के अंदर जाकर के शासन व्यवस्था देखता था। ये राजा का प्रमुख कार्य होता था कि आर्यपुत्र को संदेश भेजता, वो फिर वहां की व्यवस्था संभालता, गुप्त रूप से भी, गुप्त रूप को भी यहाँ के प्रशासन को देखने के लिए वो भेजता। तो ये कितने प्रांतों के अंदर बांटा गया था, इन नाम आपको याद रखने जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद में आता है आपके जनपद या ग्राम प्रशासन। जनपद या ग्रामीण क्षेत्रों का किस प्रकार से प्रशासन होता है। हमने देखा कि अशोक के समय में विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी जनपदों में और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, जैसे रज्जु, ठीक है, युक्त प्रदेश था। हमने देखा कि जो न्याय का काम करता था वो यहाँ पर प्रशासन का भी काम करता था, उसको किसी को भी सजा देने का अधिकार था। तो ये अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। और स्थानीय नाम की एक जो इकाई थी उसके, और जो ग्राम, ठीक है, ग्राम होता था, उसके बीच में जो कड़ी जोड़ने का कार्य करता था वो गोप नाम का व्यक्ति यहाँ से इसको सूचना प्रदान करता है, ये इसको सूचना प्रदान करता है, ये अपने स्थान पर टैक्स कलेक्ट करने का कार्य करता था। तो गांव का प्रमुख होता था, उसको ग्रामीणी कहा जाता था। ठीक है, ग्रामीणी या ग्रामीण उसके नाम से उसको जाना जाता था। तो ये आपके जो प्रशासन पूर्ण होता है, यहाँ पर राजा के बारे में हमने देख लिया, मंत्री परिषद मंत्री के बारे में, फिर अधिकारियों के बारे में, नगर प्रशासन किस प्रकार से चलता था, सेना प्रबंधन ये मैगस्थनीज ने किया था, और ये भी मैगस्थनीज ने किया था। चाणक्य यहाँ पर 4 सेनाओं के नाम, 4 सेना विभाग के बारे में बताता है। फिर आती है न्याय व्यवस्था, धर्म स्थायी और कंटक शोधन न्यायालय के बारे में देखा। गुप्तचर व्यवस्था काफी अच्छी थी। राजस्व एकत्रित करने का समाहर्ता संनिदाता नाम के जो अधिकारी राजस्व एकत्रित करते थे। प्रांतों के अंदर 5 प्रांतों में बांटा गया था। फिर उसके प्रशासन को है जो सीधा केंद्र से उसका संचालन किया जाता था। जनपद और ग्रामीण में किस प्रकार से प्रशासन किया जाता। उसके बाद का टॉपिक है कि अशोक ने किस प्रकार से है जो प्रशासन में सुधार प्रस्तुत किए। तो अशोक ने, हम देखते हैं कि पीछे बता दिया था आपको, धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति करता है जो लोगों को धम्म के बारे में बताने का कार्य करता है। उसके साथ में और क्या कार्य करता है, उसके साथ में एक धम्म का महत्व बता दिया, प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है, सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस बारे में भी वो बताने का वहां पर कार्य करता है। और प्रदेष्टा नाम का जो व्यक्तित्व होता है, इसकी नियुक्ति भी अशोक ही करता है, और रज्जु की भी नियुक्ति अशोक ही
करता है। और न्याय व्यवस्था भी अशोक के समय में काफी अच्छी थी। वैसे संपूर्ण मौर्य काल में बहुत कठोर न्याय व्यवस्था थी। सामान्य से अपराध के लिए अगर आपने पशु चोरी का भी अपराध किया है तो भी आपको मृत्युदंड की सजा का उल्लेख किया गया है चाणक्य की अर्थशास्त्र में। ठीक है, इतना कठोर दंड विधान अशोक के समय में तो नहीं था, लेकिन पहले के जो शासक थे उसके समय में इतना कठोर हुआ करता था। अशोक ने तो अपने जो राज्याभिषेक हुआ था तब जो मृत्युदंड प्राप्त लोग थे उनको भी बोला था कि तुमको मैं 3 दिन का पश्चाताप का समय देता हूँ कि तुम एक पत्र के ऊपर मेरे को लिख करके दे दो कि तुम आगे से है जो किसी प्रकार का अपराध नहीं करोगे तो मैं है तुमको आजाद कर दूंगा। और जेलों में जो लोग कैद थे, हम देखते हैं कलिंग के अंदर 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाता है, उन लोगों को खानों के अंदर, तरसीक के अंदर, ठीक है, और भी किसी प्रकार के राज्य के जो आय प्राप्त हो इस प्रकार के कार्य में लगा देता है। तो अशोक काफी प्रशासन के अंदर सुधार करता है, काफी लंबी थ्योरी दी गई है आपके किताब के अंदर। इस प्रकार से उसने मौर्य प्रशासन को मजबूत बनाया, सुदृढ़ बनाया। इस प्रकार से ये आपका जो मौर्य का प्रशासन है समाप्त होता है। वैसे बहुत विस्तृत रूप में, लेकिन आपकी किताब में इसी रूप में आया हुआ है जो मैंने यहाँ पर पूरा करा दिया। तो आज आपके जो मौर्य काल है वो समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद में अब आगे कौन सा चालू होगा? इसके बाद में मौर्य उत्तर काल आता है जो आपकी किताब में नहीं दिया गया है। मौर्य काल के बाद में सीधा आपकी किताब में गुप्त काल के बारे में आया होगा। तो हम इसके बाद में है जो गुप्त काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका जो पढ़ाया गया है उसको व्यवस्थित रूप से अध्ययन करके विद्यालय में आया तब इसको तैयार करके आए। और बाकी सब मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस कोरोना की महामारी में आप सब सकुशल ही होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और घर पर अपने समय का सदुपयोग करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।